ठीक है, तो ये आपका सवाल है। चलिए फिगर में बना लेता हूँ, तब तक लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये आ गया। यही आपका पैराबोला है जो ओरिजिन पर एक्स एक्सिस को टच करता है। ठीक है, तो और एक्सिस का कह रहा है, एक्सिस ऑफ सच पैराबोला विल ऑलवेज टच दिस गिवन पैराबोला। तो इसका इक्वेशन मैं ले लेता हूँ y इक्वल टू mx प्लस सी। m स्लोप वाले एक्सिस का इक्वेशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन आपको दो ही तरह से आता है निकालने। या तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का कोऑर्डिनेट दिया हो तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं, या स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हो तो आप लिख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपको कर्व ही अच्छा नहीं है, उसमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लेकर के और तब उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन दिखाना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, है ना। तो उससे अच्छा क्या है कि m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लीजिए, लाइन की इक्वेशन निकालिए, और फिर वो लाइन इस पर टेंजेंट है कि नहीं है वो टेस्ट कर लेना है। ठीक, या इस पैराबोला पर m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिखना अभी तो हमने सीखा है। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8k और y -2k, इस पर m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिखना हो तो पहले तो 4a से कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल लीजिए। 4a इज -8k, तो a इज -2k आ गया। तो अब लिख लेंगे x इक्वल टू कैपिटल M और y के जगह पर y -2k, तो y -2k। ठीक है, प्लस a बाई m, तो -2k और अपॉन कैपिटल M। ये आ गया, वेयर कैपिटल M इज रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप 1/m। ये लिखते हैं, ये आ जाएगा x इक्वल टू 1/m y -2k माइनस ऑफ 2k। ये आ गया। इस पैराबोला पर स्मॉल m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन ये। अब m से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। स्मॉल m x इज y -2k और माइनस ऑफ 2k m स्क्वायर आ गया। y -2k की वैल्यू आ गई mx एंड प्लस 2k m स्क्वायर। ठीक है, या y को आप कह सकते हैं mx और प्लस 2k और इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ये m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन इस पर आ जाएगा। बाय द वे एक्सिस का इक्वेशन ये आ जाए तो काम हो गया, बात बन गई। ठीक है, अब देखिए, अब इसके लिए करते क्या है कि यहाँ क्या है, वर्टेक्स v है ना। इस एक्सिस और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से t ले लेता हूँ। ओरिजिन से इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर का फुट से q ले लेता हूँ। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है p है, जो कि 0, c हो जाएगा। एक y इक्वल टू mx प्लस c का y इंटरसेप्ट c है, तो 0, c p का कोऑर्डिनेट हो गया। t का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y को 0 करके x की वैल्यू निकालिए, तो -c/m, 0। ठीक है, वी आर ये दिया हुआ है कि ये k है, वी आर इज के, ये गिवन है। अब देखिए, अब बहुत सारा इतना सिमिलर ट्रायंगल सब आपको इसमें मिल जाएगा कि आपको सिर्फ बस यूज करना है। अब 11th को छोड़ देना है, 10th में जाना है। तो देखिए, ट्रायंगल POT एंड ट्रायंगल POT एंड ट्रायंगल OQT आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल में इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड सेम रेशियो बियर करता है। तो ट्रायंगल POT का कोई एक ले लीजिए। जैसे T पर का जो एंगल है ये कॉमन है दोनों के साथ, तो उसके अपोजिट का साइड हो गया OP और दूसरे में हो गया OQ। ठीक है, फिर 90 के अपोजिट का साइड ले लीजिए, तो आप ले सकते हैं बी या अच्छा 90 ने ये QT भी हमें शामिल करना है ना, QT शामिल करना है। तो इस एंगल के अपोजिट में QT है, तो इसका इक्वल एंगल इस ट्रायंगल में कौन सा है, ये वाला है ना, क्योंकि एक 90 90 है और एक एंगल कॉमन है, तो तीसरा जो एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा।
तब देखिए इसको आप लिख सकते हैं OT और अपॉन QT, है ना। QT क्यों मैंने शामिल किया, एक रिलेशन हमारे पास में है VT इक्वल टू VQ, जो आज ही सीखा हमने, है ना। टेंजेंट और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से एक्सिस पर परपेंडिकुलर का फुट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट वर्टेक्स होता है, यही था। OT इज इक्वल टू OQ, Q क्या है, P से एक्सिस पर परपेंडिकुलर का फुट, T क्या है, टेंजेंट और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट O है, O इज वर्टेक्स। बस इसी का मैं यूज कर, इसीलिए QT निकाल दिया, क्योंकि QT विल बी 2 टाइम्स ऑफ VT, नहीं, QT विल बी 2 टाइम्स ऑफ VT। तो इस रिलेशन को यूज करने के लिए एक QT को शामिल किया इसमें। अब देखिए OP है आपका C, OQ है ओरिजिन से टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, OQ आप लिख सकते हैं C और अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय C और अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, इक्वल टू OT कितना है, C/m और अपॉन QT जो हमें चाहिए। ठीक, तो ये आ गया आपका QT इक्वल टू, एक C तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा आपका C और अपॉन m और अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये QT की वैल्यू। अब चलिए अब VT पर अटैक करते हैं। अब VT के लिए क्या करना है, फिर दो ट्रायंगल ले लीजिए जो सिमिलर है, तो लिख देता हूं मैं ट्रायंगल OPT या POT एंड ट्रायंगल VRT आर सिमिलर। ठीक है, तो सबसे पहले मुद्दे की बात, K को शामिल करना है, तो कॉमन एंगल जो है T पर का, उसके अपोजिट का साइड दोनों में, तो C और अपॉन K VR, दिस मस्ट बी इक्वल टू, एक और साइड ले लीजिए। ठीक है, जो 90 के अपोजिट का साइड, 90 के अपोजिट, क्योंकि VT को शामिल करना है, तो POT में 90 के अपोजिट का साइड क्या हो जाएगा, PT और अपॉन VT हो गया। ठीक है, अब PT निकालने के लिए आपके पास में दो डेटा है, ये P है, ये T है और ये O है, ये C आपके पास में है, ये C अपॉन M है, तो हाइपोटेन्यूज विल बी रूट ऑफ C स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, ये आ जाएगा C अपॉन M और रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, चूंकि C हमने पॉजिटिव लिया है और ये स्लोप भी जो है एक्सिस का ये पॉजिटिव ही है, ऐसे इंक्लाइंड है, इसका मतलब M को आप सुरक्षित बाहर कर सकते हैं, ये हो गया C अपॉन K, तो VT विल बी K अपॉन C एंड टाइम्स PT आपका यही है C अपॉन M और रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ये गया। तो अब ज्योमेट्रिकल रिलेशन को यूज करिए कि QT इज 2 टाइम्स ऑफ VT, QT इज 2 टाइम्स ऑफ VT, तो इसका मतलब C और अपॉन M अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स K, ठीक है, 2 टाइम्स K और अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन, ठीक है, तो C की वैल्यू यहां से आ गई 2K और अपॉन M, तो देखिए आसानी से आ गया है, एक्सिस आ गया। तो आपको जो टेस्ट में एक पूछा था सर, ये इसी पर बेस्ड था, है ना, C इज
2k और अपॉन m और अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। देखिए m भी एक कैंसिल हो गया और रूट भी हट जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई 2k और 1 प्लस m स्क्वायर। यही तो हमें चाहिए था, c की वैल्यू यही है 2k इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, therefore equation of axis is y equal to mx and plus 2k और इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। हो गया। बाई द मान लीजिए इक्वेशन आप लिखने में उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, वहां पर कोई भी जरूरत नहीं है, आपको इसी पर तो टेंजेंट दिखाना है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8k और y -2k पर। तो क्या करिए, यहाँ से y -2k की वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वल टू mx एंड प्लस 2k m स्क्वायर। मतलब हर चीज का एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि वहां पर घबराहट नहीं हो। मेन काम जो खराब होता है, ये नहीं कि आपको नहीं आता है, कम कैसे आएगा, अभी मैं 15 दिन में पढ़ा दूंगा इतना, उतने में भी आप काफी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह क्या है, पढ़ते समय रैंडमली हमने रख लिया, बैकअप प्लान नहीं रखा कि मान ली कभी कंफ्यूज किया तो क्या होगा, जो हो सकता है, तो इसलिए उस समय में थोड़ी सी दिक्कत होती रहती है। तो कोशिश ये करिए कि हर चीज का लगभग जो मान लीजिए ठीक ठाक है तो ठीक है, नहीं तो जहां पर कंफ्यूजिंग लगे तो बैकअप प्लान रखिए। तो जैसे इसमें मान ली कहीं माइनस प्लस उलट फेर होता हो तो डायरेक्टली y -2k की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, d 0 आ जाए, d 0 आने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसका मतलब ये लाइन टेंजेंट है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का d 0 आ जाए। ये जनरल कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको देखेंगे आप तो x और प्लस 4km का स्क्वायर है इक्वल टू 0, इसका मतलब लाइन इज टेंजेंट, लाइन इज टेंजेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी सिर्फ यूज हुआ है और कोई नहीं है, बाकी सब सिमिलर ट्रायंगल है, बाकी सब सिमिलर ट्रायंगल है, उसका यूज करके ये सॉल्व हो गया। तो पैराबोला का इतना छोटा सा कंट्रीब्यूशन है ना। तो कई बार ये होगा पैराबोला आपको दिखेगा लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन उसका बहुत कम, बहुत कम, बहुत मिनिमल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कुछ और प्रॉपर्टी जिसका कि यूज होते रहता है बराबर, है ना। जैसे देखिए ये टेंजेंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से P और इसको मैं R ले लेता हूँ, है ना। फोकस अपना ये है ऐसा, यहां से इसको ज्वाइन करिए और इसको ज्वाइन, ये एंगल 90 डिग्री होता है, समझ गए, ये एंगल 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इन दोनों को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, क्यों तो बताता हूं। पैराबोला की ये पहली जो प्रॉपर्टी थी कि PS इज ऑलवेज इक्वल टू PZ, हर पॉइंट का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होता है, ये होगा। दूसरी बात कि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी हमने निकाला था, इसको T मैं कह देता हूं, -80 स्क्वायर कामा 0, ये है। फोकस है आपका A कामा 0, है ना। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आप लिखते हैं x इक्वल टू -a, मतलब ये डिस्टेंस आपका A है और ये है 80 स्क्वायर, सही बात। तो इसका मतलब PZ को आप कह सकते हैं A प्लस 80 स्क्वायर, और ST भी आपका वही है A प्लस 80 स्क्वायर। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो गया, PS इक्वल टू PZ इक्वल टू ST, ये तीनों बराबर है। चलिए बराबर है तो एक काम कर लेता हूँ, क्योंकि PS और ST बराबर है, इसका मतलब ये एंगल मैं गिर रहा हूँ इसको, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ठीक, ये एंगल इक्वल है। दूसरी बात कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, क्यों, तो अल्टरनेट एंगल है।
इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, हो गया। अब दो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल PSR एंड ट्रायंगल PZR। PZR आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्यों कॉन्ग्रुएंट? तो PS इक्वल टू PZ, सही बात, और PR इज कॉमन, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल भी इक्वल है। एंगल SPR इज इक्वल टू एंगल ZPR। नहीं, इसका तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो सफिशिएंट कंडीशन है। 10th में फिर पहुंच गए, देख रहे हैं। तो 10th वाली ज्योमेट्री सबसे काम की है, और वो बहुत जगह आपको रिस्की ऑपरेशन में काम देगा, इसलिए उसको जरूर बीच बीच में नोट करते रहते हैं। तो देखिए आ गया, ये आ गया, इसका मतलब अब हमारा स्टैब्लिश हो गया कि RSP मस्ट बी π/2, ये π/2 होगा। समझ गए? ये मतलब टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इन दोनों को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। चलिए, जब ये फीचर है, इसका मतलब इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं थोड़ा सा। ये अपना फोकल कॉर्ड हो गया Q, ठीक है। अब Q पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तब देखिए, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी R पर ही होगा, R के बाहर ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? इसलिए कि एंगल QS और जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको 90 डिग्री होना है ना। सेम हाइपोथेसिस कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो बाय द वे, इसमें थोड़ा भी गैप होता, थोड़ा भी गैप हो, ये एंगल तो स्ट्रेट एंगल के बदले कुछ और हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, या आर के आगे होगा, ये स्ट्रेट एंगल नहीं होकर के ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही ना, मोर देन 90 है, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 90 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 180 नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दूसरे एंड पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट भी कहाँ पर मिलेगा? डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेगा, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तब जाकर के 180 होगा। दूसरी अच्छी बात ज्योमेट्री से ही जो निकल के आती है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए, ये QZ डैश आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ट्रायंगल PZR और PSR को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, एग्जैक्टली उसी तरह से आप दिखा सकते हैं QSR और QZ डैश R, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, है ना, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। तो जैसे इसको मैं अल्फा कह दूं तो ये भी अल्फा, इसको बीटा कह दूं तो ये भी बीटा, इसका मतलब 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 180। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 90, जो कि होता भी है, जो आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ज्योमेट्री से बताया, थ्योरी नहीं बताया, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा इज 90। इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट्स ड्रॉन at ends of focal chord will always meet in directrix at right angle. Complete information. Tangents drawn at ends of focal chord, ends of focal chord will always meet in directrix at right angle. ये complete information है, directrix at right angle, ठीक है। उल्टा, डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से पैराबोला पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा फोकल कॉर्ड होगी। समझ गए? पहला था कि फोकल कॉर्ड के एंड पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो दे विल ऑलवेज मीट इन डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल। रिवर्स, if any point is taken on the directrix and pair of tangents are drawn to the parabola, then chord of contact form has to be a focal chord, there is no choice, ठीक है। तो दोनों तरह से सोचते रहना है, जिसका कि बार बार एप्लीकेशन करवाता है, इतना तो पूछ ही सकता है नहीं, तो बेसिक में आता है। तो और लाने के लिए हमें किसी 11th में भी नहीं जाने की जरूरत है, तो सब कुछ बता देगा कि सब आपके सिलेबस के अंदर का है, करिए आप, है ना। तो ये हो जाएगा। चलिए।
बाकी जो थ्योरी से आप देखते थे, है ना, यही था कि जैसे फोकल पैराबोला टेढ़ा हो गया, क्या बोलेगा, चलिए पैराबोला है अपना, ये फोकल कॉर्ड है ना, फोकल कॉर्ड। ठीक है, फोकल कॉर्ड है। अब इसका कोऑर्डिनेट मैं लेता हूं 81 स्क्वायर कॉमा 281 और क्यू का 82 स्क्वायर कॉमा 282। ठीक है, तो इसमें आपको मालूम है कि T1 T2 की वैल्यू क्या होती है, -1। T1 T2 इज -1 होता है ना। दो तरह से स्लोप निकाल कर इक्वेट करते हैं, याद आता है तब तो हो ही जाएगा, इसको दिखाना जरूरी नहीं है। दूसरी बात इससे जो रिलेटेड है कि PS और QS का हार्मोनिक मीन सेमी-लेटरल सेक्टम होता है। हार्मोनिक मीन HM बिटवीन फोकल सेगमेंट्स, फोकल सेगमेंट्स क्या क्या है, PS एंड QS। PQ को कहते हैं फोकल कॉर्ड, लेकिन PS एंड QS आर फोकल सेगमेंट्स। हार्मोनिक मीन बिटवीन फोकल सेगमेंट्स PS एंड QS इज semi-latus rectum, latus rectum for all conics, जिसमें कि semi-latus rectum होता है, latus rectum होता है, लाइक पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, सब में इसका यूज करिए ब्लाइंडली, शक नहीं करना है। पैराबोला में आसानी से दिखा देते हैं और बाकी सब में चूंकि पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं तो अच्छे से दिखाता है, लेकिन आपको कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है ना, तो इसीलिए उसके पचरे में नहीं पढ़ना है, लेकिन इस ज्योमेट्रिकल फीचर को जरूर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट्स इज ऑलवेज सेमी-लेटस रेक्टम। पैराबोला का सेमी-लेटस रेक्टम 2a हो जाएगा और बाकी दोनों में b² हो जाएगा, क्योंकि 2b² इज लेटस रेक्टम। लेकिन इसको यूज कर सकते हैं, सारे कोनिक के लिए वैलिड है। ठीक है, तो मतलब 1/PS प्लस 1/QS इक्वल टू 2 टाइम्स 1/2a। ये 2 कैंसिल हो जाता है, 1/a। ये स्टैंडर्ड पैराबोला में ये है। तो ये आ गया। अब जरा देखिए, अब इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता A T1 T2 जो अभी हमने सीखा है, और A T1 + T2 ये आ गया। तब T1 T2 -1 है, इसका x कोऑर्डिनेट -a आ गया, T1 + T2 आ गया। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, y कोऑर्डिनेट डिपेंड करेगा कि इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉप हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन x coordinate is fixed, so it indicates the tangents drawn at ends of focal chord will always meet in directrix। दूसरी बात कि टेंजेंट का स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ पैरामीटर है, तो 1/T1, इसका स्लोप 1/T2, दोनों का प्रोडक्ट -1। तो यहाँ से भी आ गया कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, जो कि थ्योरेटिकली आप दिखाते थे। इसका मतलब टेस्टेड ट्रस्टेड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब जरा देखिए, अब जैसे कहता है कि अब पैराबोला touches both the coordinate axes, ठीक है, both the coordinate axes and its focus lies at 3,4। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड, मुद्दे की बात करता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, और उसके रास्ते में और सब चीज देख लेता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है ना, विथ एक्सिस। तो अब जरा देखिए, ये पैराबोला जिस तरह का है अपना, उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं।
ठीक है, ये इस तरह का पैराबोला होगा। देखिए ये पैराबोला अपना है, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये लाइन ऐसे कट करती हुई जा रही है। अब आपका मतलब ये ऐसा नहीं करना है कि ओरिजिन से पास करवा देना है, इसीलिए मैंने अलग करके ड्रॉ कर दिया। इसकी किस्मत जाने, पास हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो जबरदस्ती ओरिजिन से इसको नहीं पास करवाना है, सिमेट्रिकली नहीं लेना है। फोकस अपना है 3,4, ये दिया हुआ है। आपसे कहता है इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट बताओ, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट बताओ, सवाल ये है। चलिए थोड़ा सी घेराबंदी करता हूं। तो देखिए आप, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पैराबोला पर टेंजेंट है, और संयोग की बात है कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि आपका डायरेक्ट्रिक्स इस ओरिजिन से जरूर पास होगा, क्योंकि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया पहली बात, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। दूसरे प्रॉपर्टी का रिवीजन कि फोकस से किसी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल ऑलवेज लाई ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। एस डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,0, इसको कह दीजिए एस डबल डैश, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,4। ये दोनों का दोनों पॉइंट टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करता है, इसका तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये टेंजेंट एट वर्टेक्स होगी। ये हो गया टेंजेंट एट वर्टेक्स। देखिए कैसे कैसे आता है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, जिसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब इसका इक्वेशन आ गया तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो खूब मजे में लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 0। नहीं, क्यों, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स आर परपेंडिकुलर लाइंस, मतलब किसी गिवन पॉइंट से गिवन लाइन के पैरेलल में और परपेंडिकुलर में लाइन की इक्वेशन लिखना हो, ये बताया भी था, फिर बता देता हूँ। तो एंड गेम खेलना है, जैसे आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लाइन दिया हुआ है, और आपको कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू दिस लाइन। तो क्या करेंगे, a टाइम्स x-1 प्लस b टाइम्स y-2 इक्वल टू 0। ये नहीं कि लेट दिस बी लाइन, तब तो काम ही खराब कर देगा। ये पैरेलल है तो सीधा c को भूल जाइए, c से कोई मतलब नहीं है, हमें उसके स्लोप से मतलब है। अब इस पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कहता है लिखने के लिए, तो b और a को एक्सचेंज करके एक का साइन बदल लेंगे। तो b को x के पास ले आइए और x के जगह पर x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, और माइनस a और टाइम्स y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट थ्रू इच परपेंडिकुलर लाइन इज टू बी। ये हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, समझ गए। तो इस तरह से आप किसी गिवन लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर चूंकि ये 0,0 से पास होता था, तो इसलिए x के जगह पर हमें लिखना था x-0, y के जगह पर y-0, तो इसलिए नहीं लिखा, वरना 1,2 होता, डायरेक्ट्रिक्स 1,2 से पास होता तो लिख देते x-1/3 प्लस y-1/4, क्योंकि पैरेलल लाइन है। अब एक्सिस जरा देखिए, एक्सिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। तब लिख सकते हैं 1/4 x-3 है ना, -1/3 और y-4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्सिस आ जाएगा, एक्सिस आ गया, टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया, और आपका डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब लेटेस्ट टर्म पूछे, एलआर लेटेस्ट टर्म, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना होता है 2a, उसका डबल कर ले तो लेटेस्ट टर्म, तो 2 टाइम्स 3,4 से इस डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, 3,4 से x/3 प्लस y/4 का कितना आ जाएगा 1 + 1 और अपॉन रूट ऑफ 1/9 एंड प्लस 1/16। ठीक है, तो 16 + 9 25, और बाकी सब ऊपर कर दीजिए।
ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 × 2 4, 4 × 3 × 4 और अपॉन 5, ये हो गया। ये लेटेस्ट सेक्टर सबको सॉल्व कर लीजिए, है ना, कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, सेमी लेटेस्ट स्पेक्ट्रम के बराबर, डबल कर ले तो लेटेस्ट स्पेक्ट्रम आ जाए। इतना घेराबंदी हो गई। अब चलिए मुद्दे की बात, जो क्वेश्चन था, है ना, और फिर अंत में आपको इक्वेशन लिखना बताया, मतलब एक्सिस का इक्वेशन ले आए, टेंजेंट वर्टेक्स आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, लेटेस्ट स्पेक्ट्रम आ गया, बचा गया। अब जो है आपको क्वेश्चन का आंसर, तो देखिए जो अभी हमने सीखा है उसका यूज कर लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर में आ जाएगा कि टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो O है, चलिए व्हाइट लाइन से मैं ड्रॉ कर, ठीक, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इन दोनों को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर होती है, ये 90 होना चाहिए। P का कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूं x1, 0। तब देखिए स्लोप ऑफ OS, स्लोप ऑफ OS इज 4/3, है ना, स्लोप ऑफ PS इज 4 - 0 और अपॉन 3 - x1। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। 4/3 - x1 इज -1। आ गया, x1 - 3 को आप कह सकते हैं 16/3, तो 16 + 9 25, 25/3, x1 की वैल्यू आ गई 25/3, ये निकल गया, P आ गया। बिल्कुल इसी तर्ज पर Q आएगा, Q जो दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका कोऑर्डिनेट ले लीजिए 0, y1, ठीक है। अब ये PQ पक्का फोकल कॉर्ड होगा, क्योंकि फोकल कॉर्ड के एंड पर ही टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो दे मीट इन डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल। तो फिर वही काम करना है, OS तो परमानेंट है, दोनों में काम आएगा। अब आप QS का स्लोप निकाल लीजिए, है ना, तो स्लोप ऑफ QS, स्लोप ऑफ QS लिख के तो क्या आ जाएगा, 4 - y1 और अपॉन 3, 4 - y1 और अपॉन 3 - 0, ठीक है। तो 4/3 और इंटू 4 - y1 और अपॉन 3, दिस मस्ट बी -1, चूंकि ये दोनों लाइन भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब y1 - 4 की वैल्यू आ गई 9/4, है ना, तो y1 की वैल्यू आ गई 16 + 9 25/4, खत्म। एक 25/3, दूसरा 25/4, 0, 25/4, ये निपट गया, ठीक है। तो इस तरह से जो मुद्दे की बात, ये कोऑर्डिनेट आपसे पूछा था सिर्फ, तो P का कोऑर्डिनेट आ गया 25/3, 0, और Q का कोऑर्डिनेट आ गया 0, 25/4। अब चलिए अब इक्वेशन के लिए काम करते हैं, है ना। इक्वेशन देखिए, पैराबोला का जो ज्योमेट्रिकल इक्वेशन है y² = 4ax, इसको ज्योमेट्रिकली कन्वर्ट कर देता हूं, जिससे कि रेफरेंस एक्सिस से आप आ जाते हो। यही कोई जनरल पॉइंट ले लें x, y, तो ये आपका y है और ये आपका x है, ठीक है। 4a इज लेटेस्ट सेक्टम साइज, साइज ऑफ पैराबोला। जब कहे कि दो पैराबोला इक्वल साइज का है, इसका मतलब दोनों का लेटेस्ट सेक्टम से LRA आ गया। अब जरा देखिए, तो y को कहते हैं, ये एक्सिस आपका है और ये है टेंजेंटेड वर्टेक्स, तो y का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर, जनरल पॉइंट का, इक्वल टू साइज ऑफ पैराबोला और टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंटेड वर्टेक्स, टेंजेंटेड वर्टेक्स। ये ज्योमेट्रिकल इक्वेशन है, इसको किसी रेफरेंस एक्सिस से कोई मायने, ठीक है, इसको किसी रेफरेंस एक्सिस से कोई मतलब ही नहीं। तो आप देख लीजिए, आपके हाथ में सब कुछ है, लेटेस्ट सेक्टम हमने निकाल ही लिया है, एक्सिस का इक्वेशन पहले ही से तैयार है ना, और टेंजेंटेड वर्टेक्स आपका है ही, तो आप पैराबोला का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो
समस्या होगी जहां पर वो मैं बता देता हूं। ठीक है, कि जैसे x एक्सिस का इक्वेशन आ गया आपका ये x माइनस 3 और अपॉन 4 माइनस ऑफ y माइनस 3 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं एक्सिस जो हो गया था आपका x माइनस 3 और अपॉन 4 माइनस y माइनस 3 y माइनस 4 और अपॉन 3 इक्वल टू 0, यही था। ठीक है, x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस y माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4y और 16 माइनस 9 7 प्लस 7 इक्वल टू 0, एक्सिस आ गया। और टेंजेंटेड वर्टेक्स आपका है, टेंजेंटेड वर्टेक्स तो सीधा था x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1, मतलब 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू किया गया। लेटेस्ट रेक्टम तैयार ही है। लेटेस्ट रेक्टम इज 16 इंटू 3 48, 48 अपॉन 5, 48 अपॉन 5। अब देखिए x कमा y का एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 3x माइनस 4y प्लस 7 और अपॉन 5 का स्क्वायर, यहाँ तो कोई बात नहीं है। और साइज ऑफ पैराबोला इज 48 बाई 5, है ना। और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस में मॉड होता है, माइंड इट, है ना। तो मॉड ऑफ, इसलिए इसको बताना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूज कर गए, सारा काम खत्म, एंड गेम खेलना छूट गया। अब ये लाइन का कॉन्सेप्ट है, पैराबोला को ब्लेम करते हुए आएंगे। -12 और अपॉन 5, समझ गए कि ये नहीं होगा, ये गलती आपने माइनस लिख दिया या कुछ लिख दिया उल्टा सीधा, तो गलती होगी स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में, और पूरा ब्लेम आप करेंगे पैराबोला, है ना। जबकि कोनिक सेक्शन में कोई दम ही नहीं है, पूरा लाइन है, सब कुछ लाइन ही की इक्वेशन आप निकाल रहे हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, कहाँ कोनिक कोनिक कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, आपको मॉड हटाना है। ये एक्सप्रेशन आपका है किसका, टेंजेंटेड वर्टेक्स का। चलिए देखिए, टेंजेंटेड वर्टेक्स ये लाइन, लाइन की खास बात क्या होती है कि एक साइड के सारे पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन का साइन सेम होता है। तो जिस साइड में ये 3,4 है, जिस साइड में 3,4 है, क्या उसी साइड में x, y है? तो जो साइन इस एक्सप्रेशन का 3,4 के लिए होगा वही x, y के लिए होगा, अंदाज नहीं करना है बिल्कुल। तो अब देखिए 3,4 डाल के देखिए, पॉजिटिव ही आती है वैल्यू। 3 और 4 रखेंगे, अकेला ये 12 काउंटर करेगा, 4 इंटू 3 12, नेक्स्ट 12 इज एक्स्ट्रा, तो पॉजिटिव। इसका मतलब x, y रखने के बाद भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और पॉजिटिव नंबर पर से मॉडुलस सीधे हटा लेते हैं, 45 48 अपॉन 25 और 4x प्लस 3y माइनस 12, ये हो गया आपका पैराबोला। ठीक है, अब ये इक्वेशन निकाल लिए तो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, हालांकि इससे बहुत टेढ़ा कीर होगा। जैसे y की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x में पक्का परफेक्ट स्क्वायर बन के आ जाएगा। क्यों आएगा, x एक्सिस इज टेंजेंट, x इक्वल टू 0 रखिए, y में जो क्वाड्रेटिक आएगी वो पक्का परफेक्ट स्क्वायर बन के आ जाएगा, है ना। क्यों, तो y एक्सिस इज आल्सो टेंजेंट, समझ गए। तो जब कोई लाइन टेंजेंट होती होगी तो लाइन के इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे के टर्म में रखिए तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो इसीलिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का जनरल स्टेटमेंट ये है। तो उससे भी आप पी और क्यू निकाल सकते थे, लेकिन ज्योमेट्री का हमने यूज किया कि टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दोनों को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो उससे दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 करके आसानी से आ गया, समझ गए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास।